आपने बताया साधु की संगत जी एक जगह बनाई गई। जी आमतौर पर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम ब्राह्मणों में तो यही रहता था कि हम ज्ञान के पीछे रहेंगे, जी हम पढ़ाई करेंगे, हम समाज को एक डायरेक्शन देंगे। जी व्यापार तो कहीं दूर दूर तक उनके ब्लड में होता ही नहीं था। जी। अब जो व्यापार करते थे उनको बहुत अच्छा नहीं समझते थे हाँ वो। जी, ठीक हाँ है, व्यापार कर रहे हैं आप, तो इस तरीके के जो प्रतिरोध थे वो कहीं उनको फेस करने पड़े। शायद यही कारण रहा होगा कि जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का बिजनेस करने का तरीका था वो ज़्यादा सोसाइटल था। एक समय ऐसा था कि भाई देश पर तो ब्रिटिश काबिज थे। हाँ, तो जी। उनसे कोई आप लोगों का कभी टसल हुआ या कोई परेशानी हुई उन लोगों से, ऐसा कुछ? ऐसी कोई कहानी हमने तो कभी नहीं सुनी कि ब्रिटिशर्स के साथ हम लोगों को कभी कोई असहयोग मिला हो। जब आप अपने पिताजी की बात करते हैं तो पिताजी का कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बिल्कुल यूनिक हो, आपको लगता हो कि हाँ ये जो है पिताजी ने समाज के लिए गजब किया। जैसे आपने बताया कि किस समय मुबारकपुर में जो हुआ उनसे किस तरीके का अटैचमेंट था। जैसे पापा बहुत लंबे समय तक मुबारकपुर में उनका पूरा यूथ मुबारकपुर में गया, वो हैंडलूम प्रोडक्शन। और हम लोग एक चीज़ को आश्चर्य किया करते थे कि जैसे पापा ना लंच के बाद गद्दी पे ही सो जाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की बात भी की जा रही है कि कंट्रीब्यूशन जो इंडिपेंडेंस जी, जी, स्ट्रगल जी। में हुआ तो उनको जो मदद की गई उसके बारे में जरा बताइए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का किस तरीके से? वो उनका इन्वॉल्वमेंट बनारस से था। तो जब वो हाइड आउट में थे उस समय उनको हमारी फैमिली की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट और जो भी सुरक्षा या छुपाना या हाइड आउट देना। मेरे फादर इंदिरा गांधी की डेथ के टाइम शायद इतने अपसेट और इतना उनको हमने रोते हुए या अपसेट होते हुए देखा कि शायद अपने खुद के फैमिली में किसी का कुछ मिसहैपनिंग होती तो शायद वो इतने अपसेट ना हुए होते। आज की तारीख में बिजनेस का मतलब है एक साठगांठ, तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब जो लोगों की नज़र में रहता है। बिजनेस का मतलब है कि हर तरीके का यानी फ़ायदा लेने की प्रवृत्ति। ऐसे में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को आप किस लेवल पे रखते हैं? और ख़ास तौर पर चूँकि आपके फैमिली का एक पूरी हिस्ट्री रही है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, रजत पाठक जी से मिलवाने जा रहे हैं जो व्यापार की दुनिया में एक बड़ा नाम है, क्योंकि बनारस का एक ऐसा जाना माना नाम जिसकी लेगेसी 200 साल से है। 200 साल से वो लगातार कारोबार में हैं और लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों में अपने हाथ आजमा रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी मिसाल भी बन रहे हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस को किस तरीके से इंटैक्ट रखना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके लिए वो एक बड़ी मिसाल बन चुके हैं। तो आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। रजत पाठक जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस एस्टीम्ड प्रोग्राम में हमको इन्वाइट किया। थैंक यू सर। जब हम बात करते हैं लीगेसी बिजनेस की, ये खास तौर पर ऐसा व्यापारिक घराना जो लगातार चलता रह रहा हो, खास तौर पर देखा यह गया है कि जो कोई भी व्यापार होता है वो तीसरी पीढ़ी के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं हाथ से बाहर चला जाता है, लेकिन आपकी कई पीढ़ियां इसमें इन्वॉल्व हैं और लगातार आप ग्रो कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, साथ ही साथ कैसे ये आपका व्यापार शुरू हुआ, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे शुरुआत की, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सिद्धार्थ जी, हम अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं जो एक्टिवली फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और इस कन्वर्सेशन को शुरू करें उसके पहले ये बताना चाहेंगे कि जब आप किसी लेगेसी फैमिली के हिस्सा होते हैं तो आपको हमेशा अंग्रेज़ी की वो मशहूर कहावत जहन में याद रखनी होती है कि लेगेसी इज़ ग्रेटर देन करेंसी एंड विद ग्रेट लेगेसी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कोई भी व्यापार तीसरी पीढ़ी के आगे बहुत रेयर ही आगे जा पाता है, और हम ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड 5th जनरेशन है अपनी फैमिली की। जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है मेरी फैमिली का, जो पहले जनरेशन जो इस व्यापार में आए, देखिए 2 ऑक्सीमोरॉन चीज़ें हैं हमारे परिवार के बारे में। एक तो ये कि मेरे परिवार का ओरिजिन काशी का है, और दूसरा ये कि हम ब्राह्मण हैं। तो काशी में ब्राह्मण और व्यापारी, ये 3 चीज़ का आपस में मिलना ही बड़ा रेयर है। ठीक है, तो हमारे फैमिली में जो पहले एडवेंचरस बिजनेसमैन जन्मे उनका नाम था सोहन पाठक। 1820 में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने व्यापार का सफ़र और सिलसिला अपने
जीवन काल में शुरू किया। और ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये देखा कि काशी धार्मिक नगरी है, तो वहाँ सिल्क के फैब्रिक, दुपट्टे और जो कपड़े पहने जाते हैं वो, और जो धार्मिक रीति रिवाज में जो कपड़े पहने जाते हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो बनारस के पास में आजमगढ़ एक ज़िला है, उसमें एक छोटा सा कस्बा हुआ करता है, उसका नाम है मुबारकपुर। वहाँ पे उस ज़माने में बहुत हैंडलूम वीवर्स थोड़े बहुत थे जिनको ग्रूम किया जा सकता था। उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने 1865 में ब्रिटिश प्रोविंस में, हम लोग के पास अभी भी वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जब 1865 में लक्ष्मी एंड कंपनी नाम से उन्होंने एक फर्म की स्थापना की आजमगढ़ मुबारकपुर में। वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी डेवलप की, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा साधु की संगत। उसमें एक शिव मंदिर बना, उसमें रहने की जगह, कुआं, एक गोडाउन और एक व्यापार करने की गद्दी। वो इसलिए बना कि हैंडलूम एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वहाँ पे हमारे लोग रहा करते थे, तो उनको रहना है, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उनको रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया चाहिए, तो एक मंदिर टाइप का एक बन गया, धर्मशाला, मंदिर, ऑफिस, रेसिडेंस सब कंबाइन करके। तो वहाँ पे पुजारी की नियुक्ति हुई, वहाँ शंकर जी के मंदिर में नियमित पूजा होती थी। वहाँ पे एक दुकान जिसको गद्दी बोला जाता है वहाँ के सिस्टम में, गद्दी बनी, जहाँ से कि वहाँ के वीवर्स को यान डिस्ट्रीब्यूट होता था, पैसे एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, और पूरा हफ्ते वो वीवर वीव करता था। थर्सडे को वो उस गद्दी में लाके अपना माल जमा करता था। तो थर्सडे से सैटरडे तक कलेक्शन होता था, और सैटरडे को वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो माल बनारस आता था, और बनारस से हमारे पूर्वज उसको बेचा करते थे। तो इस प्रकार हैंडलूम का एक सफ़र शुरू हुआ उनकी दूरदर्शिता के कारण। और ये उन लोगों की दूरदर्शिता थी कि हम कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करें, कि नर्चर अगर करना है तो सिर्फ परिवार को नहीं करना है, कम्युनिटी को करना है। आपने जितनी कम्युनिटी को हैंडलूम के अलग अलग टेक्निक सिखाए, उतने परिवारों का आपने एक तरीके से उद्धार किया या उनका हेल्प किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट किया उनको। तो बहुत सारे परिवार थे जो ताना बनाने का काम सीखे, तागा कलर करने का काम सीखे, बुनकरी का काम सीखे, फिर जब वो साड़ियाँ फैब्रिक बन के आते थे उनके फिनिशिंग का काम सीखे। तो इस तरीके से करते करते सिर्फ हमारा व्यक्तिगत पाठक परिवार ही नहीं, और भी जितने भी एस्पेक्ट उस व्यापार के थे, वो सारे ही लोग धीरे धीरे ग्रूम होकर के सब अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो जैसे इस आपने बताया साधु की संगत जी, एक जगह बनाई गई जी। आमतौर पर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम ब्राह्मणों में तो यही रहता था कि हमें ज्ञान के पीछे रहेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम समाज को एक डायरेक्शन देंगे। जी। व्यापार तो कहीं दूर दूर तक उनके ब्लड में होता ही नहीं था। अब जो व्यापार करते थे उनको बहुत अच्छा नहीं समझते थे। हाँ, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं आप, तो इस तरीके के जो प्रतिरोध थे वो कहीं उनको फेस करने पड़े। शायद यही कारण रहा होगा कि जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का बिजनेस करने का तरीका था वो ज़्यादा सोसाइटल था, वो ज़्यादा सबको इन्वॉल्व करने वाला था, कि उसमें समाज का भी ध्यान। देखिए, आप शुरुआत ही होती है तो वहाँ पे साधु की संगत बनाई जाती है, शिव मंदिर बनाया जाता है, और उसको व्यापार का केंद्र बनाया जाता है। यानी कि समाज और व्यापार दोनों को एक ही तराजू पे लेके चलने का सबक उसी दिन से सिखाया गया। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब कोई आदमी ज़्यादा पैसा कमाता है तब वो समाज सेवा का सोचता है, CSR विंग इस्टेब्लिश करता है। लेकिन वहाँ पे ये सिखाया गया कि जैसे हमने भी, जब हम अपने बिजनेस में आए 2003 में पढ़ाई ख़त्म करके, तो हमने जब रजत सिनर्जी ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराया, उसी समय हमने साथ ही साथ रजत सिनर्जी फाउंडेशन का भी रजिस्ट्रेशन कराया। तो मेरे दोस्त कॉलेज के और जो मेरे यहाँ पे साथ में व्यापार में लोग इन्वॉल्व थे, उनका कहना था कि पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो संभाल लो, उसके बाद समाज की सोचना। तो मेरा वो कह रहे थे फाउंडेशन जो है कहाँ से बना हाँ, क्यों पहले अपने को तो मजबूत करो, समाज की बाद में सोचो, आप अगले स्टेज पे सोचो। पहले आप, जैसे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हम लोग को मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी आदमी देखता है, सेकंड स्टेज पे जाके वो समाज की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो हमारा DNA में था कि भाई आप, मेरा जवाब हमेशा वो रहता था जो हमने अपने पूर्वजों से सुना, कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप, जब वो बच्चा छोटा है, जब पहली बार वो भाषा सीख रहा होता है, उसी समय आप बच्चे को मंदिर में जाना सिखाते हो, उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़ना सिखाते हो, बड़ों का पैर छूना सिखाते हो।
और बच्चों को मंत्र सिखाते हो, या आप वेट करते हो कि अच्छा 10th-12th पास कर ले फिर धीरे धीरे इसको संस्कार सिखा देंगे, या लड़की है एक बार शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे संस्कार सिखा देंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो जब आप 10th के बाद 12th के बाद आप उसको सिखाओगे तब तो वो ऑलरेडी सीख चुका है, फिर वो नहीं सीख पाएगा। तो यही सेम चीज़ अगर आपने व्यापार को अपना बच्चा माना, तो जिस दिन आपके व्यापार ने जन्म लिया उसी दिन अगर उसके अंदर CSR का मैनरिज्म आया तो उसको ये हैबिट में आ जाएगा व्यापार चलाने वाले के, कि सनातन में एक शब्द है संस्कृत में सम्यक विभाग, जो ये कहता है कि अपने कमाए हुए पैसे का एक छोटा सा भाग जो आपके व्यापार को तकलीफ़ ना पहुंचाए, उसको आप अपनी बिजनेस के आसपास की कम्युनिटी में री इन्वेस्ट करिए। वो ना, जैसे हम री इन्वेस्ट बोलते हैं इसको, हम इसको डोनेट करना नहीं बोलते, क्योंकि मेरा सेल्फिश मोटिव ये बोलता है कि हम जिस जगह बैठ के व्यापार कर रहे हैं, अगर उसके आसपास की कम्युनिटी की भलाई के लिए हमने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया तो कल को सोशल सिक्योरिटी वही सोसाइटी हमको देगी। अगर हर व्यापारी ऐसा सोचे, और क्योंकि देखिए हम सरकार नहीं है कि हम जो है 140 करोड़ की भलाई सोच सकें, हम छोटे व्यापारी हैं, तो पहली जिम्मेदारी परिवार, दूसरी जिम्मेदारी हमारी लोकल कम्युनिटी। अगर हम उसमें री इन्वेस्ट किए तो, और हर व्यापारी अगर अपनी अपनी लोकेलिटी में कुछ करने लगे तो बहुत सारा सरकार का बर्डन हम कम कर सकते हैं, यानी एक मजबूती आ जाएगी समाज सब में आ जाएगी। तो ये CSR का जो DNA आया वो उसी साधु की संगत से आया कि जब हम बचपन से हम लोगों को वहाँ पे अभी भी शिवरात्रि का वहाँ भोजन होता है, वहाँ पूजा होती है, तो आटे का हलवा वहाँ से प्रसाद में आता है, तो घर में एक डिस्कशन तो उस दिन हो ही जाती है कि देखो वो गुरुजी वो लेके आए हलवा, तो वहाँ कैसे होता था, तो दादी वो कहानियाँ सुनाती हैं, तो बच्चे सब सीख ही रहे होते हैं कि तो भाई साधु की संगत अभी भी वो जगह आपके पास है, और वो एक जॉइंट फैमिली की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो जगह अभी भी है। वो वहाँ पे अभी भी वो हैं पुजारी लोग जो उसको मेंटेन करते हैं, और जो हमारी फैमिली की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस तरीके से हम लोग जिम्मेदारी उसकी शेयर करते हैं। तो साधु की संगत से शुरुआत हुई जी, तो अगला स्टेप क्या रहा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए उसके बाद हमारे जॉइंट फैमिली में जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया, उन्होंने हैंडलूम किया, फिर फैमिली बढ़ती गई, तो एक सेक्शन ऑफ फैमिली उसमें से लैंडलॉर्ड बने। बनारस के पास जो महात्मा बुद्ध वाली जो एरिया है सारनाथ, वहाँ का 7 गांव की ज़मींदारी हमारे पूर्वजों ने ली। एक सेक्शन ऑफ फैमिली वो बिजनेस करती थी। अच्छा, सारनाथ के जो 7 गांव थे वो आप लोगों की हमारी ज़मींदारी थी। फिर वहाँ से जो अगला लॉजिकल एक्सपेंशन हुआ वो ये कि भाई फूड ग्रेन्स का होलसेल शुरू हुआ। अच्छा, एक सेक्शन ऑफ फैमिली थी जो फूड ग्रेन्स के होलसेल बिजनेस को करने लगी। एक सेक्शन ऑफ फैमिली थी जो ज्वेलरी और बुलियन के होलसेल का बिजनेस करने लगी। तो इस तरीके से वो उस समय 1800 और 1900 में पाठक फैमिली अलग अलग व्यापार को अलग अलग परिवार के सहयोग से अपने परिवार के साथ आगे चला रही थी। फिर जैसे प्रकृति का नियम होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है परिवार अपने अपने सेक्शंस को लेकर के अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ अलग अलग वर्टिकल्स में आगे बढ़ता है। हम अगर अपने वर्टिकल की सीधी बात करें तो जैसे 1865 में सोहन पाठक और उनके बेटे महेश राम पाठक ने ये शुरू किया। फिर मेरे दादाजी पन्नालाल पाठक जी ने टेक्सटाइल पे फोकस रखा, मेरे पिताजी ने टेक्सटाइल पे पूरा फोकस रखा। तो मुबारकपुर में मेरे पिताजी का इतना इन्वॉल्वमेंट था कि जब हम लोग छोटे थे तो हमको कभी याद ही नहीं है कि पापा को हमने कभी नॉर्मल देखा हो। पापा सुबह 6 बजे चले जाते थे मुबारकपुर, और रात में जब हम लोग सो चुके होते थे तब वो आते थे। तो हम लोग हंस के बाद में पापा से बोलते थे कि आपसे कोई पूछता होगा कि बच्चा कितना बड़ा है तो आप इतना बड़ा या इतना बड़ा ना बोल के इतना बड़ा या इतना बड़ा बोलते होगे, क्योंकि आधे टाइम तो आप मुबारकपुर में रहते हो। लेकिन वो अटैचमेंट पापा का ऐसा था कि आज भी मुबारकपुर में कोई मेरे पापा को नाम से नहीं बुलाता, वहाँ लोग महाराज बोलते हैं। अच्छा, उनको कि अगर हमको कोई देखेगा तो आप हमको ये बोलेगा आप महाराज के बेटे हैं, उनको महाराज के नाम से। उनका पार्सल जब वहाँ से आता था तो बस उस पर महाराज वाराणसी लिख के आ जाता था, और वो पार्सल वाले हमारे यहाँ डिलीवर कर देते थे। तो ये उनका, एक बार की बात है मुबारकपुर में दंगे हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। शायद हमने अपने पापा को इतना डिस्टर्ब नहीं देखा, उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था। मेरे पापा एक एक जितने नंबर उनके पास थे, जितने वीवर्स के
सारे मुस्लिम कम्युनिटी के एक एक के घर फ़ोन कर रहे थे, लैंडलाइन पे हालचाल पूछ रहे थे, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। उनके पड़ोसी जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके यहाँ संदेश भेजो, उनको बोलो कि मेरे यहाँ आके बैठे, हम आधे घंटे में दोबारा फ़ोन करेंगे। मतलब ये दिखाता था कि उनका इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रांग था, एक अटैचमेंट था, हर एक इतना व्यक्ति से। अटैचमेंट था। तो वो वही वाली बात है कि आपने उस कम्युनिटी के साथ इतना इन्वेस्ट किया इमोशन, टाइम और उनकी स्किल एनहांसमेंट पे, कि वो बॉन्डिंग आपके बिजनेस में हेल्प की। और वही हमको भी सिखाई कि आपको अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। अच्छा, अंग्रेजों का टाइम था, एक समय ऐसा था कि भाई देश पर तो ब्रिटिश काबिज थे। हाँ, तो जी। उनसे कोई आप लोगों का कभी टसल हुआ या कोई परेशानी हुई उन लोगों से, ऐसा कुछ? ऐसी कोई कहानी हमने तो कभी नहीं सुनी कि ब्रिटिशर्स के साथ हम लोगों को कभी कोई असहयोग मिला हो। इनफैक्ट 1956 में जब ये ज़मींदारी उन्मूलन का जब कानून आया, एक्ट आया, तो हम लोग की फैमिली उस समय की जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें इमोशनली सभी लोग इन्वॉल्व थे, तो हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। तो उस समय के जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने ग्रेसफुली गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई अगर आपको लगता है कि राष्ट्र हित के लिए यही ज़रूरी है तो वी आर रेडी टू सरेंडर। तो हम लोगों की फैमिली को उस समय वो बॉन्ड मिले थे। एक बार बिजनेस टुडे मैगजीन ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्टोरी भी की थी कि जो हमारी फैमिली को ज़मींदारी उन्मूलन के बॉन्ड सारे फैमिली मेम्बर्स को मिले, और उसमें कुछ एक नॉमिनल स्टाइफन मिलता था सारे, मतलब जिसका जितना बॉन्ड हो पर बॉन्ड कुछ एक नॉमिनल सा बॉन्ड का डिविडेंड मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसको डिविडेंड बोलें, स्टाइफन बोलें। फिर वो भी ग्रेजुअली फैमिली वालों ने छोड़ दिया कि जो राष्ट्र को गया वो राष्ट्र को समर्पित हुआ, उसमें हमको कुछ वो नहीं करना है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स के साथ तो कभी नहीं सुना हमने, बल्कि ये था कि सब प्रॉस्परस था, अच्छा ही था उस समय तक। अच्छा, तो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तमाम चीज़ें चल रही थी, तो आज़ादी के आंदोलन में भी आप लोगों का कोई पार्टिसिपेशन रहा कभी? आज़ादी के आंदोलन में देखिए, जैसे महात्मा गांधी आए बनारस, जब आए कभी तो हमारी फैमिली ने उनको होस्ट किया, तो वो भी हमारी, प्लस कांग्रेस की जो इनिशियल लीडरशिप थी, गांधी नेहरू फैमिली थी, उन लोगों का भी हमारी फैमिली के साथ काफ़ी अटैचमेंट था। उसके बाद कांग्रेस के एक बहुत सीनियर रेलवे मिनिस्टर थे कमलापति त्रिपाठी, उनका भी हमारी फैमिली के साथ बहुत क्लोज़ बॉन्ड हुआ करता था। वो एकदम सब लोग एकदम फैमिली के जैसे थे। मतलब काफ़ी टाइम तक तो हम लोग छोटे जब थे तब तक भी शायद हमको याद है मेमोरी की, हम लोग कंफ्यूज थे। हम लोग उन लोगों को, मतलब वी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम एज पॉलिटिकल लीडर्स। फॉर अस देवर बाबा या चाचा, परिवार का ही हिस्सा हाँ, थे। मतलब कि ऐसे क्यों उनको वो अलग क्यों समझता है कोई, ऐसा क्या अनोखा हो गया अगर आप उनसे मिल लिए तो। हमारे लिए वो एक चीज़ थी कि अच्छा, कोई अगर बताता था कि उनसे मिल के आ रहे हैं तो हम लोग सोचते थे कि ऐसे बोस्ट करके क्यों बता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फैमिली में नॉर्मली बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। तो शायद ये पुराने लोगों का प्रेम का तरीका था कि सबके साथ इस तरीके की बॉन्डिंग रखा करते थे। फिर तो अब का ज़माना तो बहुत बदल चुका है, अब तो सब चीज़ें बहुत कमर्शियल हो चुकी हैं। तो अब मेरा व्यक्तिगत भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की तरफ उतना नहीं है, अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अच्छा, जब आप अपने पिताजी की बात करते हैं तो पिताजी का कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बिल्कुल यूनिक हो, आपको लगता हो कि हाँ ये जो है पिताजी ने समाज के लिए गजब किया। जैसे आपने बताया कि किस समय मुबारकपुर में जो हुआ उनसे किस तरीके का अटैचमेंट था, तो उनके बारे में कोई ऐसा किस्सा हो जो बताना चाहते हो? जैसे पापा बहुत लंबे समय तक मुबारकपुर में, उनका पूरा यूथ मुबारकपुर में गया, वो हैंडलूम प्रोडक्शन। और हम लोग एक चीज़ को आश्चर्य किया करते थे कि जैसे पापा ना लंच के बाद गद्दी पे ही सो जाया करते थे, कि वो हैंडलूम का बिज़नेस बहुत लग्जरी बिज़नेस होता है, तो बहुत स्लो पेस वाला काम होता है। तो वो लंच के बाद तो पता लगा कि 2 कारीगर वेट कर रहे हैं पापा का। क्यों वेट कर रहे हैं, वो जब उठेंगे तब बात होगी। तो उठे तो वो क्या पूछ रहे हैं कि अगले महीने क्या कलर बनाना है। तो पापा ऐसे 2 मिनट चाय पीते पीते आंख बंद करते थे और फिर लिखो बोलते थे, और वो लोग नोट करते थे कि ये इस कलर का बॉर्डर पे इस कलर का पल्लू बनेगा, कॉम्बिनेशन ये बनेगा, और
इसका कितना साड़ी बनाना है, इतना बना देना इसका। वो हैंडलूम है, हैंडलूम मतलब एक साड़ी बनने में 15 दिन भी लगता है, किसी साड़ी को बनने में 1 महीना भी लगता है, यानी वो अगले 3 महीने का प्रोग्राम नोट करा रहे हैं। तो जब वो चला गया तो हम पूछे कि ये कलर किस आधार पर नोट करा रहे हैं। बोले वो दिवाली है, दशहरा है, फिर उसके बाद क्रिसमस का टाइम आएगा। तो हमने बोला कि हमने देखा कि आप वाइट पे मरून आपने सबसे ज़्यादा नोट क्यों कराया। तो बोले वो क्रिसमस में ना केरला में सबसे ज़्यादा वही कलर। तो आपको कैसे पता कि यही होने वाला है। तो जो हम लोग अब सुनते हैं ना वो ऑटम विंटर और अगले सीज़न का कलर, वो मेरे पापा फोरकास्ट करते थे और वो हैंडलूम का वो स्टॉक रखते थे। और वो जब कस्टमर आते थे तो हम लोग को आश्चर्य होता था कि ये वही कलर कैसे मांग रहे हैं। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उनकी थी जो उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जो करते थे वो मैजिक है, वो हमको क्यों नहीं आता। अब जैसे कि बिजनेस में हुआ, या जैसे उनकी लाइफ का आखिरी सोशल वर्क जो हमको याद है, उन्होंने वहाँ की एक स्कूल है गोपी राधा, वहाँ की बहुत सारी लड़कियों को सिलाई मशीन उन्होंने डोनेट की, उन्होंने और पापा ने रोटरी क्लब के बैनर तले। तो आश्चर्य ये कि उनका वही था कि मतलब मछली खिला के पेट नहीं भरना है, मछली पकड़ना सिखाना है। तो अगर हुनर सिखा देना है। हाँ, तो बोले हम लोग तो हमेशा से यही सिखाए हैं, उनको मशीन देंगे वो खुद कमाएंगी, नहीं तो कब तक आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो आप उनको सेल्फ रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल, तो वो ना कुछ करते थे तो उसका रीजनिंग और लॉजिक सिखाते थे। अब आपके ऊपर है कि आप सीखें, आपके ऊपर है आप ना सीखें, वो आपकी पात्रता। ये हुनर था उनमें, बॉन्ड कायम करने का जो हुनर था वो अनोखा था। अनोखा था जी। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था, जैसे इसमें है कि चंद्रशेखर आज़ाद की बात भी की जा रही है कि कंट्रीब्यूशन जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हुआ, तो उनको जो मदद की गई उसके बारे में ज़रा बताइए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का किस तरीके से वो उनका इन्वॉल्वमेंट बनारस से था। तो जब वो हाइड आउट में थे उस समय उनको हमारी फैमिली की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट और जो भी सुरक्षा या छुपाना या हाइड आउट देना, तो वो नॉर्मल सी। देखिए उस समय ना कोई ये नहीं सोचता था कि एनीबडी इज़ डूइंग एनी फेवर टू द नेशन। सब उसी इमोशन में रहते थे कि मतलब एवरीबडी यूज्ड टू फील थैंकफुल कि हमें ये मौका मिला कि भाई अब हम तो व्यापारी हैं, हम खुद तो जा कर के लड़ नहीं सकते, तो जो लड़ रहा है अगर उसके सहयोग में एक छोटा सा गिलहरी प्रयास भी अगर हमने कर दिया तो हम अपने भगवान से ये कहने लायक रहेंगे कि भाई मेरा भी थोड़ा सा योगदान था। तो उस प्रकार से वो एक बड़ा नाम था, तो वो डॉक्यूमेंट हुआ। लेकिन वैसे बहुत से ऐसे एक्ट थे, जैसे मेरी जो दादी हैं उनके एक चाचा हुआ करते थे, वो काशीपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे उनको जैसे पहले नरम दल और गरम दल होता था, तो वो गरम दल में एकदम हार्ड लाइनर एक्टिविस्ट थे। तो वो अगर कोई भी रेडिकल फ्रीडम फाइटर होता था, उसको अगर कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता था तो वो इट वाज अंडरस्टूड कि अगर आप उनके टच में आ गए तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। तो वही सेम चीज़ कनेक्शन में यहाँ आती थी बनारस में कि अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो पाठक फैमिली कभी मना नहीं करेगी। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से रहता था। शायद यही कारण था कि जो इनिशियल फ्रीडम फाइटर्स का और इनिशियल कांग्रेस वाली जो इनिशियल फैमिली थी, उनका हमारी फैमिली के साथ एक इमोशनल वाला अटैचमेंट था, गिव एंड टेक वाला नहीं, भावनात्मक इतना था कि हमने बाद में देखा कि मेरे फादर इंदिरा गांधी की डेथ के टाइम शायद इतने अपसेट और इतना उनको हमने रोते हुए या अपसेट होते हुए देखा कि शायद अपने खुद के फैमिली में किसी का कुछ मिसहैपनिंग होती तो शायद वो इतने अपसेट ना हुए होते। तो वो इमोशनल मेरे फैमिली में कभी किसी ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, कभी कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किसी ने नहीं किया, इवन ऑनररी पोस्ट भी किसी ने नहीं ली। मतलब मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्टली हम लोगों को हमेशा से इस चीज़ पे ग्रूम की है कि डिटैच रखना है, वो केवल एक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अपना फोकस अपने काम, अपना परिवार और अपने व्यापार पे ही रखना है। तो पॉलिटिकली इंक्लाइंड परिवार कभी नहीं था, लेकिन इमोशनली इंक्लाइंड हमेशा से था। अच्छा, जब
आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन हो गया, उसके बाद क्या पेश रहा आप लोगों का, किस तरीके से इवॉल्व किया आपका बिजनेस? नहीं, जहाँ तक हम जानते हैं अपनी फैमिली हिस्ट्री को, वो पेज आसान नहीं था शुरुआती, क्योंकि जब आप कहने को, ग्लोरीफाई करने को तो आप कह देते हैं कि हाँ भाई हम बड़ी खुशी खुशी हमारे फोर फादर्स ने बोला कि हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी लैंड पॉकेट आप दे रहे हैं और उससे रेवेन्यू आती रही होगी, उससे बहुत सारे आपके लाइफस्टाइल और आपका ऑरा बनता है। कभी कभी ये होता है कि आपके पास वो ज़मीन है, भले उससे रेवेन्यू नहीं आ रही है, लेकिन आपका ऑरा आ रहा है, आपका सोशल ऑरा आ रहा है, आपका स्टेटस होता है, आपका स्टेटस आ रहा है, तो वो आपने छोड़ा तो आसान तो नहीं है। उसके बाद जब नए टैक्स रजीम बने तो वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है उस समय का कि हम लोगों के फैमिली के ऊपर कोई बहुत बड़ी टैक्स की पेनाल्टी आई। तो वो मेरे दादाजी को बहुत लंबा टाइम लगा, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी एक बहुत सीनियर वकील को एंगेज किया और लंबा फाइट किया कि भाई उनको मालूम है कि मतलब हम लोग सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं। तो उस समय बताया जाता है कि उस समय के सिचुएशन में 40,000 रुपये का रिफ़ंड, ये 1948-49 में, तो अगर 1-2 साल पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गोल्ड का रेट निकाल करके उसको आज के रेट में कन्वर्ट किया, तो वो 40 करोड़ रुपए का रिफ़ंड था। तो ये हुआ कि भाई 40 करोड़ का रिफ़ंड लेकर के आए, तो ये दिखाता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज थे, आप कितने डिटरमेंट थे, आप कितने ऑनेस्ट थे कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, व्हाट इज़ लेजिटिमेटली माइन इज़ माइन। तो ये उनसे ये एक चीज़ सीखने को मिली। जैसे आज भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना केस है, मेरा NCLT में एक केस अभी चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तो हम अक्सर अपनी इंस्पिरेशन उन्हीं से लेते हैं कि भाई वो 5 साल लड़े तो व्हाट वाज लेजिटिमेटली हिज, वो उनको मिला क्योंकि उनको मालूम था कि वो ईमानदार हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं। तो उन्हीं की एनर्जी से हम इंस्पिरेशन ले करके उन्हीं से इंस्पायर्ड, और उन्हीं के DNA हैं। तो वही ज़ील और वही परसिवियरेंस और वही कंसिस्टेंसी इन फाइटिंग फॉर व्हाट इज़ राइट, वो आज भी चला आ रहा है। वो एक मैजिकल मूवमेंट उस ज़माने का था, जो आज भी उस ज़माने के पुराने लोग जब डिस्कस करते हैं तो ये बताते हैं कि उस समय हर किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो उतना लंबा, अब हर कोई, अब ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है हम पुराने बिजनेसमैन फैमिली थे, लेकिन हम अंबानी या बजाज या बिरला नहीं थे तब भी, लेकिन रेजिलियंस पावर वही थी फैमिली की। अच्छा, आज की तारीख में बिजनेस का मतलब है एक साठ-गांठ, तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब जो लोगों की नज़र में रहता है। बिजनेस का मतलब है कि हर तरीके का यानी फ़ायदा लेने की प्रवृत्ति। तो ऐसे में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को आप किस लेवल पे रखते हैं? और ख़ास तौर पर चूँकि आपके फैमिली का एक पूरी हिस्ट्री रही है, तो आज के बिजनेसमैन को आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन अदर्स। हम अपने बारे में अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी सामने से मेरे को अपॉर्चुनिटी आ रही होती है और हम उसमें देखते हैं कि इसमें 2 रुपये का प्रॉफिट है और 4 रुपये का गुडविल है, तो ठीक है, कर सकते हैं। और अगर हमको ये दिख जाता है कि 100 रुपये का प्रॉफिट है और रेपुटेशन लॉस हो सकती है, तो हम नहीं करते उस काम को। हमारे लिए हर अपॉर्चुनिटी को हम 2 पैरामीटर पे चेक ज़रूर करते हैं कि इसमें रेपुटेशन लॉस है कि रेपुटेशन गेन है। अगर रेपुटेशन एट स्टेक है तो हम नहीं करते उस काम को। तो ये बहुत स्ट्रांग है, एटलीस्ट मेरे गट फीलिंग में तो बहुत स्ट्रांग है, जिसका ये परिणाम है कि किसी भी कन्फ्रंटेशन में, किसी भी बिजनेस कन्फ्रंटेशन में हम बहुत कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के ये बोल पाते हैं कि पूरी दुनिया में एक इंसान भी नहीं ला पाओगे जिसका 1 रुपया भी ये कह सके कि हमने मारा है। लेट हुआ है, देर हुआ है, ये तो बिज़नेस की साइकिल है कि कभी मेरा कहीं अटका तो मेरा पेमेंट लेट हुआ, ये तो हर बिजनेसमैन जानता है। लेकिन कभी किसी के साथ अनएथिकल या गलत हुआ हो, उस पैरामीटर पे हम कभी भी नहीं करते। अगर जिस दिन वो रिस्क एपेटाइट डेवलप हो गई तो शायद मेरी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी, लेकिन मेरे में फ़िलहाल तो वो रिस्क एपेटाइट अभी नहीं आई है। रजत जी, एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं जी। ख़ास तौर पर अमूमन होता क्या है कि कोई भी फैमिली, जो बिजनेस फैमिली होती है, उनमें आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। कोई भी आप ले लीजिए, एक टाइम के बाद चीज़ें
अलग डायरेक्शन ले लेती हैं। तो किस तरीके से आपने पूरा का पूरा, आपके परिवार ने खास तौर पर जॉइंट फैमिली को बरकरार रखा, और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें ज़रूरी होती हैं? देखिए, एक तो ना सब लोग ये सोचने लगते हैं कि जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि एक ही घर में रहें, एक ही किचन में खाएं और एक ही व्यापार करें और एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम हो। तो ये एक सोच है उसकी। और दूसरी सोच ये होती है कि भाई आप ये सोचिए कि जैसा हमने महसूस किया कि अगर किसी बिज़नेस का पार्टीशन होता है और अगर किसी फैमिली का पार्टीशन होता है, तो ये कहीं से भी सोशल टैबू नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी गलत नहीं होना माना जाना चाहिए। भाई आप अगर एक ऑर्गेनाइज सेटअप चला रहे हैं तो हर किसी व्यक्ति की अपनी एक खुद की काबिलियत होती है, अपना खुद का एक स्किल सेट होता है, अपना खुद का एक इंटरेस्ट होता है। जब टाइम बढ़ता है, जब व्यापार बढ़ता है, तो आप अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स को कन्वर्ट करके, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग वर्टिकल्स की जिम्मेदारी दे करके, उनको अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम का जिम्मेदार बना करके आप उनको वर्टिकल को बांट देते हैं। और तब भी आप अपने आप को जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि यू आर जॉइंड बाय द वैल्यू सिस्टम, यू आर जॉइंड बाय योर डीएनए। हुआ पिछले बहुत सालों में ये कि जॉइंट फैमिली बिजनेसेस ने अपने इतिहास को और अपने वैल्यू सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना बंद कर दिया। तो क्या होने लगा कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको फैमिली बिजनेस में ग्लैमर नहीं दिखता। तो पता लगा कि आपका 2-3 पीढ़ी से व्यापार मेहनत करके इस्टेब्लिश हुआ, आपका बच्चा एमबीए करने गया, और सबसे बड़ी आयरनी किसी भी बीटेक, एमबीए या विदेशी डिग्री के साथ ये है कि दुनिया में कोई भी बिजनेस का पढ़ाई फैमिली बिजनेस के मैनेजमेंट को नहीं सिखा रहा है। वो सिखा रहा है कि हाउ टू बी ए बेस्ट सीईओ, हाउ टू बी ग्रेट मैनेजर। आपको फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग सिखाई जा रही है कि इसको पढ़ लेंगे आप तो यू विल बी सीईओ ऑफ मार्केटिंग, आप जो है यहाँ के वीपी बन जाएंगे। आपकी तरक्की मतलब कि आप कहीं के यू विल रिटायर एज प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। तो आपने ग्लैमर अटैच कर दिया एम्प्लॉई होने में। तो उसका बैकलैश ये हुआ कि जो जॉइंट फैमिली का बच्चा है, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस का, अगर वो बिना स्टूडेंट लोन के यूएस जाके बीटेक और बीएस एमटेक कर रहा है, एमएस जिसको वहाँ बोलते हैं, और वहाँ जा कर के लंदन में एमबीए कर रहा है, आपने एजुकेशन लोन नहीं लिया है, आप एक बार भी ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका कोई क्लासमेट है जो एजुकेशन लोन लेके आया है, आप एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते हो, लेकिन आपकी जो ग्रूमिंग है वाइल द होल एजुकेशन प्रोसेस, दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू एज ए ड्रीम आइड जॉब सीकर। और जैसे अभी हम आपसे आपका एग्जांपल दे रहे थे कि आपने एक सफ़र शुरू किया, आपने एक संस्था में नौकरी की, और एक टाइम आया जब आप सैचुरेट हो गए और आपने बोला कि नहीं, अब हम खुद संस्था बनेंगे, और आपने अपना व्यापार शुरू किया मीडिया का। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया उसकी वजह से आप वो वैल्यू सिस्टम पास ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि उनके हाथ में बेशकीमती कोहिनूर है। बस कारण क्या है कि वो खदान से निकला हुआ पॉलिश करके उसको सॉलिटेयर की तरह चमकाया नहीं गया है। तो उनको लगता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वाला चमक रहा है, वो गूगल वाला मेरा दोस्त चमक रहा है, वो इन्फोसिस वाला मेरा दोस्त चमक रहा है। आपको अगर ये पता चले कि जैसे ना हमने क्या किया, कुछ साल पहले हमने एक कैंपेन चलाया बनारस में पितृपक्ष के महीने में। हम 5वीं जनरेशन है और हम इसको फ्लॉन्ट करते हैं। तो हमने पूरे शहर में 20 होर्डिंग लगवाए 5 जनरेशन की फ़ोटो के साथ, और वो अपना वो परंपरा, विश्वास और अनुशासन ऐसे एक टैगलाइन और ईयर लिख के, और उसको पूरे शहर में हमने लगवाया और एक कैंपेन चलाया सेल्फी विथ होर्डिंग, कि आप इस मेरी होर्डिंग के साथ सेल्फी लीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कीजिए, हमको टैग कीजिए, और रजत का डिज़ाइन किया हुआ कुशन कवर आपको एश्योर्ड गिफ्ट में मिलेगा। 500 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोटो खींच के लगाया, हम लोगों ने गिफ्ट भेजा, मीडिया ने खूब कवर किया। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन किया, बिज़नेस फैमिलीज़ के, 5 जनरेशन की फ़ोटो लाए कहाँ से,
हम बोले थी, और कुछ को रिवाइव किए। जो सबसे पुरानी 1-2 फ़ोटो थी उसको हमने रिवाइव कराई। कैसे कराई? मेरी फैमिली की भी करवा दोगे? आप विश्वास मानिएगा, कम से कम 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मेरी मदद से अपने 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 8 जनरेशन, वो बोले, एक जने फ़ोन किए कि हम राजस्थान में अपने गांव आए हुए हैं, हमने ट्रंक खुलवाया भैया आपके चक्कर में, पुराने घर का ट्रंक। वो हमको फ़ोटो खींच के भेजे कि उसमें फ़ोटो एल्बम में दीमक लग गया है। अच्छा, तो इसको रिवाइव कर सकते हैं? तो हम बोले अरे आप उसको ले आइए, कुछ तो हो ही जाएगा। तो हम लोगों ने, जो टेक्निकल लोग होते हैं जो कंप्यूटर से करते हैं, उनको दिखाया, उन्होंने बोला नहीं हो सकता। तो बनारस में भाई इतने सारे फाइन आर्ट्स के लोग हैं, एक फाइन आर्ट्स के बड़े मशहूर हैं जिन्होंने अयोध्या वाले राम मंदिर की, जो रामलला की जो मूर्ति बनी है, उसका स्केच उन्होंने बनाया है, सुनील विश्वकर्मा। वो इस समय विद्यापीठ में फाइन आर्ट्स के वो हैं विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उनसे मेरी बड़ी पुरानी, जब वो पीएचडी करते थे तब से उनसे मेरी दोस्ती है। मेरे घर पे कई पेंटिंग उनकी बनाई हुई लगी है। हमने वो फ़ोटो उनको फॉरवर्ड की व्हाट्सएप पे, तो कहे कि इतना तो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, तो हम बोले कि कुछ डिस्टॉर्शन तो आएगा। तो वो हंस के बोले कि इनको जो सच में देखा होगा वो अब जिंदा होगा, तो अगर थोड़ा डिस्टॉर्शन आया तो फैमिली को बोलिएगा कि हमको माफ़ करेंगे। तो उन्होंने पूरी सीरीज़ बनाई। और एक अपने फैमिली फ्रेंड का किस्सा आपको बताएं कि उन्होंने सुनील विश्वकर्मा से ये भी नहीं पूछा कि ये 6 पेंटिंग का तुम पैसा कितना लोगे, कि बस आप बना दीजिए। जब सुनील विश्वकर्मा उनको फ़ोन किया कि बन गई है, आके ले जाइए, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि सुनील जी से पूछिएगा कि दादाजी को लिवाने हम कब आएँ। मतलब ये इमोशन सोचिए, पेंटिंग लेने कब जाएं, नहीं फ़ोटो लेने कब, दादाजी को लिवाने कब जाएं। फिर फ़ोन आता है कि सुनील विश्वकर्मा को क्या देना है भैया। हम बोले अरे आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा। तो बोलते हैं कि अब हम दादाजी की कीमत लगाएंगे। तो ये इमोशन, फिर हमने उनसे बोला तो उन्होंने हमको एक XYZ बोला, हमने उनको बस व्हाट्सएप कर दिया। तो वो बोले कि हम बस लिफाफे में रख के दे देंगे। वो नंगे पैर वो आदमी गए और वो रेड फैब्रिक ले करके और उस पेंटिंग को रोल अप करके सर पे लेके अपने घर गए। ऐसे कम से कम 10 फैमिली। तो ये मेरा कहना है कि अगर एक मेरे इस एक्ट से 10 फैमिली ने अपने घर पे, शोरूम में, ऑफिसेज में अपने पूर्वजों को रिवाइव किया। अगर आपके पास ग्लोरी कहने को है, हम अकबरनामा पढ़ के अकबर द ग्रेट की ग्लोरी पढ़ लेते हैं। अपनी फैमिली की ग्लोरी अगर आप सुना पाएँ और आपकी फैमिली ने कब किस हालात में क्या निर्णय लिए, क्यों लिए, अगर आप अपने बच्चों को ये बता पाएँ तो देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी कि उस चमकीली ग्लोरी, अब आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, आप बिल गेट्स नहीं है ना, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी विल बी बिल गेट्स और हूसोएवर इज़ द ओनर। आप तो एम्प्लॉई हैं, यू विल नॉट डाई विद दैट ग्लोरी, बट यहाँ व्हेन आई डाई, आई विल डाई विथ माई ग्लोरी। तो अगर ये इमोशन अगर अगली जनरेशन तक पहुँचा पाए, तो इसी इमोशन के साथ हमने ये बुक लिखना शुरू किया जिसका हमने नाम रखा द लेगेसी डायलॉग्स। अच्छा, जो आप पूरा अपने उस पर लिख रहे हैं हाँ, कि किस तरीके से। जी, तो मेरी सोच उसमें ये आई कि अगर आप हिंदुस्तान में जितनी भी कालजयी मतलब इमॉर्टल बुक्स हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनमें हिंदू माइथोलॉजी में गीता है ना, तो गीता इज़ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। उसी तरह जितनी भी इमॉर्टल बुक्स हैं वो डायलॉग हैं 2 लोगों के बीच। तो हमने सोचा कि हम बहुत ड्राई ना बनाते हुए, जो सक्सेस फार्मूला है इंडिया का ऑलरेडी कई युगों का, उस फॉर्मेट को अपनाते हुए हमने बुक ऐसे लिखना शुरू किया कि मेरी और मेरी पत्नी का संवाद चल रहा है। अब मेरी पत्नी चूँकि वो भी MBA हैं और BHU से, और वो सेंट्रल बैंक में पिछले 10-15 सालों से सीनियर मैनेजर हैं। तो प्रोफेशनली शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, बट शी बिकॉज उनके फादर CA हैं, उनकी मदर टीचर हैं, उनका भाई साइंटिस्ट है, तो शी इज़ फ्रॉम अ वेरी लर्नड फैमिली बैकग्राउंड। उसके दादाजी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो बट शी इज़ नॉट एक्सपोज टू फैमिली बिजनेस एनवायरनमेंट। आफ्टर गेटिंग मैरिड टू मी शी इज़ एक्सपोज टू ए न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड। तो शी इज़ वेरी क्यूरियस कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। जब वो शादी होकर नई आई थी तो अपने घर में बोलती थी कि इन लोगों के घर में वो एकता कपूर की सीरियल टाइप पूजा पाठ होती है, हर चीज़ बड़ी इलेबरेट होती है। तो हम हमेशा ये बोलते थे कि हम क्या करें, जो पूर्वजों का चला आ रहा है। अच्छा, वैसे ही पूजा सब कुछ वैसे ही चलता है। तो जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, वो हमारे 5 पीढ़ी से जो पुरोहित परिवार पूजा कराता आ रहा है वही कराता आ रहा है।
हम लोगों ने किसी चीज़ को रोका नहीं, तो वो अक्सर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो अच्छा, मतलब ट्रेडिशंस को बरकरार रखा है। 100%, एक चीज़ भी इधर से उधर हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि जैसे मेरे पूर्वज जमींदार थे, तो विजयदशमी की पूजा होती थी। अभी भी हमारे घर में विजयदशमी की ऑफिस में पूजा होती है विजयदशमी की। भले ही अब हमारे पास वो हथियार नहीं है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन, हम बोलते हैं मेरे मॉडर्न डे के हथियार ये हैं, तो हम इनकी पूजा करते हैं शस्त्र पूजन के नाम पे। तो मेरा और मेरी वाइफ का जो कन्वर्सेशन अक्सर होता रहता था, हमने उसी फॉर्मेट में इस बुक को लाया कि हम 48 लॉज में इसको समराइज़ कर रहे हैं कि वो हमसे 48 तरीके के सवाल और हम उनके जवाब उसको दे रहे हैं, और आखिरी में कंक्लूड कर रहे हैं कि ये चीज़ जैसे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं, फैमिली पार्टीशन पीसफुली कैसे करें। अब ये हमारे दर्शक समझें, इसके जो ड्राफ्ट है मेरे पास है, मतलब ये शुरुआत है, पाठक जी ने मुझे दिया है कि इसको आप पढ़िए, तो ये ड्राफ्ट में देख रहा था और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब अगर ये ऑलमोस्ट 400 पेज की कंपाइलेशन होगी। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर के अंत में एक वर्कशीट लगाएं। अच्छा, कि जैसे अगर आपको अपनी मान लीजिए हमने अगर डॉक्यूमेंट किया अपने लेगेसी को, आप कैसे करें, तो हमने एक इजी वर्कशीट दे दी कि नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए उनकी, उनका क्या फॉर्म था वो कीजिए, और उनके खास अचीवमेंट क्या थे वो लिखिए। तो हर जनरेशन के जब आप लिखते हैं, तो जब आप लिख के एक जगह रखते हैं, तब आपको लगता है कि अरे हम भी तो महान परिवार के हैं। बिकॉज हम ये सारी एक्सरसाइज करके ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू बोस्ट ए फॉर्मेट विच इज़ गेटिंग लॉस्ट इन द ग्लोरी ऑफ कंज्यूमरिज्म। आप सब जितने भी किसी भी शहर में, अब अगर आप दिल्ली में चांदनी चौक पर चले जाइए, कितने मिठाई वाले होंगे जो कि मुगल एरा से उनकी मिठाई की दुकान चल रही है, घंटे वाला है। आज ज्ञानीज को हम जानते हैं क्योंकि वो हर शहर में है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत से लोग। तो उन्होंने, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है सर कि बहुत से जो क्या बोलेंगे उसको, जो प्रोग्रेसिव माइंडेड यंग यूथ है, हाँ, समय के साथ जिन्होंने अपने को बदला है और चीज़ों को, वो ये सोचते हैं ना कि हमने बदल लिया तो हमने अपनी लेगेसी को छोड़ दी। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम जब सिल्क से डिविएट हुए, ठीक है, तो मेरा बिजनेस स्टैंडर्ड में उस समय एक इंटरव्यू हुआ था, और हमको वो लाइन पता नहीं कैसे मेरे दिल से निकली और वो हेडलाइन में उन लोगों ने यूज़ करी। वो था कि आप रियल एस्टेट की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो हमने बोला कि सिल्क इज़ नॉट माई रिलीजन विच आई कांट चेंज। यू ब्लेम मी व्हेन आई चेंज माई रिलीजन, बट मेरी कमिटमेंट इज टूवर्ड्स कैपिटल एंड वेल्थ ऑफ माई फैमिली। मेरी जिम्मेदारी है कि बेटर एक रिलेशन। अच्छा रजत जी, अब जैसे सिल्क के धंधे से पूरा परिवार शुरू हुआ जी, और उसके बाद बदलाव कैसे कैसे आपने किए, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, जिसको लीडरशिप का मौका मिलता है, वो अपने हुनर के हिसाब से, अपने शौक़ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें बदलता है। जैसे हम 2003 में हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, तो हम लोगों की फैमिली में डोमेस्टिक मार्केट में बिज़नेस होता था साड़ियों का। हमने जब एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया तो हमको लगा कि फैब्रिक पूरी दुनिया में कितने तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हमने टेक्सटाइल एग्जीबिशंस में विज़िट करना शुरू किया। तो हमने देखा कि जिन मशीन में साड़ियाँ बनती हैं, उन्हीं मशीन में खाली वीव का स्ट्रक्चर बदल दें तो पर्दे बन सकते हैं, और पर्दे के मैचिंग से और भी सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो हमने ग्रेजुअली होम फर्निशिंग की दुनिया में हाथ लगाना शुरू किया। तो फिर हम दुबई, अबू धाबी, शारजाह, सऊदीया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में होम फर्निशिंग का काम शुरू किया, एक्सपोर्ट्स का। फिर 2008 के बाद सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट की थोड़ी बदलने लगी, तो ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट किया। तो इस तरीके से एज एंड व्हेन जैसी सिचुएशन, जैसी मार्केट अपॉर्चुनिटी, वैसे कैपिटल डाइवर्ट करके और बिजनेस को लॉजिकल एक्सपेंशन की तरफ लेते चले जाते जा रहे हैं, यानी बदलाव आप करते चले। जी। अब एक आखिरी सवाल है, अगर हम बात करें कि आज की दुनिया, चूँकि AI की दुनिया है, साथ ही साथ तरह तरह का जो है अलग अलग बड़े बड़े जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो या और देश हैं, वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। नहीं साहब, बिजनेस तो हमारे यहाँ है, कहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं? देखिए, ये ना पहले बोला जाता था कि हर 10 साल पे चीज़ें बदलती हैं। अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से अब उसका जो साइकिल है वो 5 साल और अब 2 साल ऐसे छोटा होता जा रहा है स्पैन। तो उसके हिसाब से
हर किसी को 100% ओपन माइंडेड रह करके, और एकदम से हमको तो अब धीरे धीरे हम तो अब ये कहना शुरू कर दिए कि हर कोई जो कर रहे हो उससे डिटैच रहो, क्योंकि यू नेवर नो आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ये इरिलेवेंट हो चुका होगा। तो आपका अटैचमेंट कैपिटल के साथ एकदम इंटैक्ट होना चाहिए, बाकी जो ज़रिया है उससे डिटैच रहना है, क्योंकि यू नेवर नो। जैसे अब कंज्यूमरिज्म में यूएस बोला कि टैरिफ बढ़ाएंगे, ताकि वो कर तो रहा है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, लेकिन उसका रिपरकर्शन इफेक्ट कितनी बड़ी आबादी पे आ रहा है जिनका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टिकी हुई है यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर। तो अब अगर ये बहुत सारे लोगों का बिज़नेस ख़राब भी कर देगा और बहुत सारे लोगों का बिज़नेस को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म भी कर देगा, एक बदलाव भी लाएगा। हम 100% जब इनके कैपिटल डाइवर्ट होंगे, इनके लेबर डाइवर्ट होंगे, तो यू नेवर नो कि क्या होगा। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्रीज जब देखते हैं तो क्या दिन था, इजिप्ट और मेसोपोटामिया को देखते हैं तो लगता है कि वो इतना गोल्ड था वहाँ पे कि उनके कॉफन्स तक इतने आर्टिस्टिक होते हैं, तो कितनी वेल्थ थी, लेकिन वैनिश तो वो भी हुई। तो तैयार तो हमको रहना ही है। और अब हर बिजनेसमैन मतलब दे नीड टू बी रेडी and they need to be detached from that product, and they need to be always self evolving and self learning, because things are changing every year now. 10 साल पे अब नहीं बदल रहा, अब लग रहा है हर साल। अब ये AI का जो इतना बूम है, अब तो हम लोगों को लगता है कि पता नहीं AI भी कितने दिन चलेगा। अभी मेटावर्स आने वाला है, मेटावर्स आ जाएगा तो अभी जैसे अभी ज़करबर्ग ने वो सनग्लास एक लॉन्च किया है कि अब वो मेटावर्स आ जाएगा तो फिर AI भी लगेगा कि पुराना हो गया। यू नेवर नो। अगर कोई सपना सोच रहा है कि हम AI के ऊपर अपना बिजनेस बनाएंगे, जितने में आप अपना बिजनेस और प्रोडक्ट रेडी करेंगे उतने में मेटावर्स आ चुका होगा। यानी बदलाव की दुनिया है पूरी। जी, डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट नहीं, मतलब आप अपने बहुत ज़्यादा ऐसा मत समझो कि यही हमारी ज़िंदगी है। हाँ, आप बदलाव के लिए तैयार रहिए। जी जी। तो रजत जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद एक तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे बातचीत करने में बड़ा इंटरेस्ट रहा मेरा, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद है कि बहुत सारे फैमिली बिजनेस के जो मेंबर्स इसको देखेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचेंगे और अपनी फैमिली के इतिहास को डॉक्यूमेंट करके, रिकॉर्ड करके अपने पे ग्लोरीफाई महसूस करेंगे। जी। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें कि रजत जी एक ऐसे बिजनेस को ओन करते हैं जिसकी लेगेसी है 200 साल से लगातार, और उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उस पर किताब लिख रहे हैं। तो जब ये किताब आएगी तब आपके बीच में आएगी, और तमाम चीज़ों को जानने की जो आपकी जिज्ञासा है वो शांत होगी, और बहुत सी बिजनेस फैमिली जिससे सीखेंगी भी कि किस तरीके से बिजनेस को इवॉल्व किया जाए, साथ ही साथ समय के साथ बदला जाए और परिवार को इंटैक्ट रखा जाए। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।